ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रेट्युटीज एक्ट खत्म करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गो। अपील्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। आज खत्म किया बगैर इसको घर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेट्स गो। कल के जरा सभी फॉर्म्स मुझे एक बार रिवाइज करवा दो। सभी जो फॉर्म्स हमने कल पढ़े थे ना, मुझे चाहिए। और उसको मेरे तरफ से क्यों रे उठ, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म कौन सा रहा? एफ फॉर नॉमिनेशन फिक्स करो। बेटा सबजन, एक सेकंड होल्ड। सबजन फॉर्म्स बोलने में ध्यान लगाओ, ठीक है। एफ फॉर नॉमिनेशन फिक्स करो। जी फॉर गर्लफ्रेंड नॉमिनी हो गई। एच फॉर नॉमिनी को हटाओ या नॉमिनी को चेंज करो। एच आई फॉर आई एम एम्प्लॉय अप्लाइंग फॉर ग्रेट्युटी। जे फॉर जोरू, जोरू मतलब नॉमिनी अप्लाइंग फॉर ग्रेट्युटी। के फॉर काला कौवा, काला कौवा मतलब वकील अप्लाइंग फॉर क्या बाद उसे ग्रेट्युटी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसके बाद में के के बाद एल, एल पर से ले ये ग्रेट्युटी। एम पर से मना कर दिया ग्रेट्युटी। क्लियर है सब? एम के बाद में एन ड्रॉप हुआ था ओ, ओ इधर आ, ये कौन बुला रहा है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्लियर है सब? ओ के बाद में पी ड्रॉप। क्यू, क्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कुछ याद आया? क्यू रिकॉर्ड मेंटेन करना है, याद आया? हाँ ना। क्यू के बाद में आर, आर मतलब रुपए दे दो। समझ में आया सबको? हाँ ना। आज मैं वहां पे अपील से शुरू कर रहा हूं। अपील्स रिगार्डिंग ग्रेट्युटी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इस सेंटेंस को सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी? बोलो रेडी। 1 2 3 बोलो। क्या है? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे within 60 days from the receipt of the order appeal to appropriate government or authority in this behalf. After being satisfied with sufficient cause, he may extend this period by further period of 60 days. क्लियर है? कितने दिनों के अंदर ऑर्डर कर सकते हो? 60 डेज। किसको कर सकते हो? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नीचे उसके लिए डायग्राम दिया है। एग्रीड पर्सन, एग्रीड मतलब जो दुखी आत्मा है। कौन सा आत्मा है? दुखी आत्मा। ही कैन अप्लाई विद इन कितने डेज? 60 डेज। तो किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बेटा हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन देखा था क्या? कुछ तो भी कॉमन में देखा था क्या? कुछ याद आया क्या? चलो नीचे मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज टू अपीलेट अथॉरिटी मे कंफर्म, मॉडिफाई और रिवर्स द डिसीजन ऑफ द किसका बाजू से? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है। इसके लिए छोटू सा चार्ट लिखना चाहोगे? लिखना चाहोगे छोटू सा चार्ट? चलो छोटू सा चार्ट देता हूं, लिख लो। आ जाओ बेटा। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से ध्यान देना। लेट्स गो। ठीक है। छोटू सा चार्ट दे रहा हूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। लेट्स गो। सबसे पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सबसे पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज पासिंग अ ऑर्डर। चार्ट ड्रॉ करना शुरू करो। ऑर्डर ऑफ ग्रेच्युटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी पासिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेच्युटी। दिस ऑर्डर कैन बी अपील्ड विद इन कितने डेज? बोले एक बार। 60 डेज। एंड अपील किसको किया जाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। छोटा सा चार्ट है एकदम। अपील टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 60 डेज के प्लस 60 डेज का टाइम भी ऐड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन। और फिर उसके बाद में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आइदर इट विल कंफर्म और इट विल मॉडिफाई। देखो क्या क्या लिखा है, एक बार मैं चेंज कर रहा हूं। देखो क्या क्या वर्डिंग्स, क्या क्या यूज किया है। कहां गया? ऊपर आ गया ये। हाँ तो देखो, कंफर्म, मॉडिफाई और रिवर्स द डिसीजन ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंफर्म, मॉडिफाई या लास्ट होगा रिवर्स द डिसीजन।
60 days प्लस 60 days इन केस ऑफ स्पेसिफिक रीजन है बेटा। चलो हो गया सबका। डन का डिसीजन ऑफ सीए कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऊपर लिखा है ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म। लिव लगा। चलो आगे बढ़े बेटा, बोलो हाँ है ना। लेट्स गो नेक्स्ट। अब ये होने के बाद में विल गो नेक्स्ट चीज के ऊपर, एडमिशन ऑफ अपील ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्रेट्युटी। मुझे एक बात बताओ, कभी भी अपील करो तो आपको अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी डिपॉजिट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? याद है हम अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर रहे थे तो भी हमको 75% ऑफ पीएफ डिपॉजिट करना पड़ता था। यहां पे सेम है, लेकिन यहां पे कितना अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी है? द सेड अमाउंट। सेड अमाउंट मतलब जितना भी आपका ग्रेट्युटी ड्यू है वो पूरा अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो साइड में लिखो लाइक द पीएफ एक्ट, लाइक द पीएफ एक्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी, like the PF Act, the entire amount of gratuity like PF Act, the entire amount of gratuity shall be deposited with appropriate government for appeals, with appropriate government for appeal, full stop। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अपील किया है तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा मैटर के ऊपर, तो उसके लिए हम किसको अपॉइंट करेंगे? इंस्पेक्टर को। तो ने इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया। इंस्पेक्टर के बेटा पावर कुछ याद आ रहे हैं जो मैंने बोले थे सिविल कोड के? हाँ है ना। चलो नीचे पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अंडरलाइन करना शुरू करो। धड़ाधड़ चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी है तो हो सकता है याद आना शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि याद आएगा ही आएगा करके, अपन थोड़े गजनी टाइप रहते हैं। हाँ है ना, बोलो ये सर नो, ठीक है। सो मुझे एक बार बताओ, सभी एम्प्लॉयर वगैरह इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा क्या इंस्पेक्शन ऑफिसर को? फर्निश करेगा क्या? हाँ। सो वहां अंडरलाइन करो फर्निश ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। उसके बाद में इंस्पेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, इंस्पेक्शन ऑफिसर इंस्पेक्शन दिन में कर सकता है रात में? रात में इंस्पेक्शन करते हैं क्या? रात में इंस्पेक्शन अलाउड नहीं है, ऐसी चीजें मत किया करो। तो इंस्पेक्शन रीजनेबल आवर्स। आ जाओ बेटा अंदर। किया तो रात में बेटा अलग चीजों का आगे आगे एनी प्रीमाइसेस और ए प्लेस और ए फैक्ट्री माइन ऑयल फील्ड जहां पे भी है फॉर पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और नोटिस और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड केप्ट और एग्जिबिटेड अंडर द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। क्लियर है? मतलब कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेगा तो साइड में लिखो इंस्पेक्ट एनी डॉक्यूमेंट इन रीजनेबल आवर्स। इंस्पेक्ट एनी डॉक्यूमेंट इन रीजनेबल आवर्स। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ऐसे इंस्पेक्शन सिर्फ एम्प्लॉयर से रिलेटेड जगह पे कर सकते हो या आप किसी भी जगह पे करने को भाग सकते हो? सिर्फ रिलेटेड जगह। तो देखो सिर्फ एम्प्लॉयर से कनेक्टेड जगह पे इंस्पेक्शन करना, नहीं तो पता चला एम्प्लॉयर के नाम पे बाजू वाले घर में इंस्पेक्शन करने पहुंच गए। क्लियर है? वहां कुछ इंटरेस्ट होगा तुम्हारा, कुछ भरोसा नहीं, हाँ है ना। तो ऐसी हरकतें करना मत। Examine the employer or any person whom he finds in such a premises or a place or who has reasonable cause to believe is an employee employed under therein। मतलब ऐसे पर्सन के साथ इंस्पेक्शन करो जो कनेक्टेड है। तो साइड में लिखा इंस्पेक्शन इन कनेक्टेड पर्सन और प्रीमाइसेस। इंस्पेक्शन इन कनेक्टेड पर्सन और प्रीमाइसेस।
कनेक्टेड पर्सन और प्रीमाइसेस, फुल स्टॉप। अच्छा, कॉपीज वॉपीज ले सकते हो क्या? बोलो हाँ है ना। अब वो पूरे के पूरे इसमें, मतलब पूरे नीचे के पैराग्राफ में एक ही वर्ड काम का है, कॉपीज। बाकी पूरा आप पढ़ लोगे तो एक ही चीज मिलेगी, कॉपीज, और कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय छोड़ के कॉपीज। समझ में आ रहा है? कॉपीज क्लियर है कंसेप्ट? हाँ है ना। चलो आगे। एंड टू एक्सरसाइज सच अदर पावर एज में भी क्या वाली बात हो सकती है? प्रिस्क्राइब। सच अदर पावर मतलब इंस्पेक्शन के और भी पावर हो सकते हैं। जैसे इंस्पेक्शन के और पावर कौन से बेटा? जैसे एग्जामिनेशन ऑन ओथ, प्रोडक्शन ऑफ विटनेस। क्लियर है? तो लिखना वहां पे एग्जामिनेशन ऑन ओथ। एग्जामिनेशन ऑन ओथ मतलब, ओथ का मतलब क्या? गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। गीता मतलब चलो निच्चो आगे। अब उसके बाद में अगर केस एम्प्लॉयर के खिलाफ चला गया तो ग्रेट्युटी रिकवर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब देखो उसके लिए फॉर्म रखा है बेटा टी। फॉर्म रखा है कौन सा बोले बाद उससे? टी। नाउ इट इज रिगार्डिंग ग्रेट्युटी का रिकवरी। आप फॉर्म नंबर टी में ग्रेट्युटी रिकवर कर रहे हो एम्प्लॉयर से। किससे ग्रेट्युटी रिकवर कर रहे हो बोले बाद उससे? एम्प्लॉयर से। उसके लिए पहले तो टेक्स्ट पढ़ लो, ठीक है? साथ साथ में रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? If the employer does not pay the gratuity within the said time, the employee concerned, his nominee or his legal heir, or as the case may be, to whom the gratuity is payable, may apply to controlling authority in duplicate form number कौन सा? T। तो यहाँ पे एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि मेरी ग्रेट्युटी रिकवर करके दो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। आशा के नजर से मेरे तरफ देखना मत, इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, उसको अलग से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना। अभी तक के बहुत सारी हो गई हमारी, टी को अलग से याद रखना। क्लियर है? ऐसे देख रहे सर कब देंगे, क्या क्या बोले हैं निकम्मे लोगों। नीचे ध्यान दो, लेट्स गो। अरे क्या दो? अभी जो बनता नहीं उसके लिए जबरदस्ती क्या बना हुआ है? क्या टेबल के नीचे से पीछे से मत बनाओ, कुछ कंफ्यूजन कर लोगे, उससे बेटर टी पर से रिकवरी आएगा। ठीक है, लेट्स गो। आगे बढ़ते हैं नीचे। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी से रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीड पार्टी शॉल इशू अ सर्टिफिकेट फॉर द अमाउंट टू अ कलेक्टर टू रिकवर द सेम अलॉन्ग विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। कहीं पढ़ा हुआ सा लगा है? पढ़ा हुआ सा लग रहा है? नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं। पीएफ एक्ट में तो हमने मक्खियां मारी थी वहां पे रिकवरी के वक्त पे। ठीक है, वहां पे ऐसी एक कलेक्टर अपॉइंट किया था, तब मैंने आपको टर्म एक्सप्लेन किया था लैंड रेवेन्यू जैसा, इसको रिकवर करो। कुछ याद आया? बोलो नहीं, बोलो नहीं। मैंने इसके लिए चार्ट भी दिया था और मैंने बोला था कि मैंने बोला था अंडर लेबर लॉ, अंडर लेबर लॉ किसी भी तरीके का ड्यू है, जैसे ड्यू है पीएफ का या ड्यू है बोनस का, ऐसे ही मैंने लिखा था पीएफ ड्यूज, बोनस ड्यूज। जरा पीछे जाओ, देखो चार्ट ढूंढो जरा एक आधा। ग्रेट्युटी ड्यूज, जब इसका रिकवरी करना होता है उसके अंदर मैंने दो टाइप के कलेक्टर बोले होंगे, एक जहां पे उसके मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है और दूसरा जहां पे उसके असेट लोकेटेड है। कुछ चार्ट मिला रिकवरी ऑर्डर के लिए? मैंने ऑलरेडी चार्ट दिया था इसका। कुछ चार्ट मिला? हाँ है ना। ओके, रिकवरी ऑर्डर में एक मेन कलेक्टर रहेगा, एक सबऑर्डिनेट कलेक्टर रहेगा। क्लियर है? सो और मैंने बोला था रिकवरी इट एज अ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी इट एज अ क्या बोले बाद उसे? लैंड रेवेन्यू। सो रिकवरी ऑर्डर, उसके अंदर एक मेन कलेक्टर रहेगा, जिनके पास नहीं है वो चाहिए तो ड्रॉ करना शुरू कर दो।
ड्रॉ कर लो फास्ट साइड के। हाँ वो अलग होगा, कंसेप्ट सेम ही है दोनों का, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। दोनों में देखोगे तो कंसेप्ट एक ही है, एक मेन कलेक्टर, एक सबऑर्डिनेट कलेक्टर, रिकवर एज अ लैंड रेवेन्यू। अब दो चार्ट मैंने दिए हैं, जो पसंद आए वो रखना, दोनों पसंद आए तो दोनों रख लेना। ले लगा छानो हो गया सबका। चलो बेटा हो गया। अरे झालं का, लेट्स गो। आज तो मैं ग्रेट्युटीज एक्ट खत्म करके ही जाऊंगा यहां से। आगे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी शॉल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयर ऑफ बीइंग हर्ड। जब आप रिकवरी मारोगे तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कुछ बोलने का। ऐसे जाके सब कुछ जब्त करने मत लग जाना, पहले उसको पूछना है बिजनेस का है या तेरा पर्सनल है, नहीं तो जो भी चीजें हैं आप उठा के लेके आओगे। बिजनेस की असेट्स कॉन्फिस्केट करना अलाउड है, उसकी पर्सनल असेट कॉन्फिस्केट करके मत ला लेना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नीचे, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर दिस सेक्शन शॉल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज है तो इंटरेस्ट ग्रेट्युटी से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, जितना ग्रेट्युटी है मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? नीचे अब देखो ग्रेट्युटीज एक्ट की पेनल्टीज को पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले जो पेनल्टीज पढ़ी थी ना, वो हमने पढ़ी थी पीएफ एक्ट में, और वो बहुत तगड़ी थी। उसके कंपैरिजन में बोनस में इतनी तगड़ी पेनल्टी नहीं थी, ग्रेट्युटी में भी इतनी तगड़ी नहीं है, छोटी छोटी पेनल्टी है। पहले सेंटेंस से सब जन रीड करना, 1 2 3 बोलो क्या है। एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिमसेल्फ और ऑफ एनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच अ पेमेंट knowingly makes or cause to be made any false statement or false representation shall be punishable with a fine with a jail up to 6 months। फाइन कितना है? 10,000 या तो फिर बोथ। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना। सो 6 महीने का जेल, 10,000 का फाइन, या तो फिर दोनों। क्लियर है? नीचे पेनल्टी। अच्छा, ये किन के लिए पेनल्टी था? जिन्होंने ग्रेट्युटी पेमेंट अवॉइड किया है, तो वहां पे चाहिए तो अंडरलाइन कर लो, अवॉइडिंग सच अ पेमेंट, अवॉइडिंग सच अ पेमेंट। और दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना, अवॉइडिंग सच अ पेमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? अब नीचे हु कॉन्ट्रावेंस, हु क्या बोला है बोले एक बार जैसे कॉन्ट्रावेंस। दूसरी पेनल्टी देखो किसके लिए, हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स।
मतलब फॉल्स स्टेटमेंट्स और नॉन पेमेंट के लिए अलग पेनल्टी है और प्रोविजन कॉन्ट्रावेन करने के लिए अलग पेनल्टी है। क्लियर है? तो इसके लिए भी एक चार्ट दिमाग में आ रहा है मेरे, आ रहा है दू क्या, आ रहा है लो, आ गया लो, वो आ गया होगा। लिखना शुरू करो। चार्ट का स्ट्रक्चर बदलू, अरे ये ट्री है जो काम में आएंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटीज एट पेनल्टीज, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटीज एक्ट क्या लिख बाजू से पेनल्टीज। होल्ड, ओके पोगा पेनल्टीज। चलो इसको डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में बेटा, 2। कितने पार्ट में बोले एक बात उससे 2। ध्यान देना, सबसे पहले पार्ट में ऑफेंस क्या है, सबसे पहले पार्ट में ऑफेंस क्या है, तो आई विल से नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड फॉल्स स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरे इसमें कॉन्ट्रावेंशन of provisions of act or rules, contravention of provision of act or rules। जेल बोला है up to 6 months, और दूसरे केस में आप जेल देख सकते हो, दैट इज 3 months to 1 year। जेल बोला है 3 months to कितना साल बोले एक बार उसे 1 year। उसके बाद में पेनल्टी बोला है पहले केस में पेनल्टी कितना था बेटा, रुपीस अप टू 10,000 था या अबाउट 10,000 था, और दूसरे केस में पेनल्टी दिया है 10,000 to 20,000। अंडा लेकर चल, पहले तू अंडा खा गया। चला झालं का? पेनॉल्टीज लक्षात ठेवाल। चलो लेट्स गो। मैं 4% होने की राह देख रहा था। चलो स्टार्ट करें। हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? लेट्स गो। ऐसी ऐसी आवाजें आती है ना क्लास में से, मेरे को समझता नहीं है मैं क्लास ले रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है लेट्स गो। अब एक और पेनल्टी आ रही है, जरा ठीक से पढ़ना। रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? इफ द ऑफेंस रिलेट्स टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी ग्रेट्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट,
द एम्प्लॉयर शॉल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 6 months to 2 years। अरे रे क्या हो गया? मुझे बताओ, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी का ऑफेंस पहले बार में, सेकंड वाले इसमें? फर्स्ट इसमें लिखा है यहां पे नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। अब मुझे एक बात बताओ, उस केस में पहले ही इम्प्रिजनमेंट कितना बोला था? 6 months। तो अब वो इम्प्रिजनमेंट नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी के लिए होगा या फॉल्स स्टेटमेंट के लिए बचेगा सिर्फ? तो अब जरा ध्यान देना, यहां पे वर्किंग ऐसा होगा। क्या हुआ? आपको भी मिटाना पड़ेगा इसलिए दुख है क्या? तो कोई बात नहीं, अप टू 6 months यहां पे लिखते हैं अपन, कोई कुछ मिटाने की जरूरत नहीं, एडिशन करेंगे नीचे। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं एडिशनल जेल। एडिशनल जेल कौन से केस में लगेगा? नॉन पेमेंट, इधर जगह है, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। सर अब दोनों नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी में क्या फर्क है सर? पहले भी नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी था, यहां पे भी नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी है। बड़ा पहला वाला नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी ये अनइंटेंशनल एंड बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था। ये नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी ये इंटेंशनल वाला है। सो नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी इंटेंशनल। और इस केस में आपका जेल देखो कितना हो रहा है, 6 महीने से लेके 2 साल, 6 months to 2 years। यहां पे कुछ है क्या ऐसा? नहीं, तो डैश। लिख लिया सबने? झालगा? लेट्स गो नेक्स्ट। उसके बाद में एग्जम्पशन टू एम्प्लॉयर फ्रॉम द लाइबिलिटी। Where the employer is charged with the offense punishable under this act, he can after giving a 3 days clear notice, देखो 3 days को ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करके रखा है, of his intention to do so, bring other person whom he charges as an actual offender before the court the time fixed for the hearing of the charge। देखो सिंपल सी बात है, समझो मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, दर्शन इस्पात पता है सबको, या एक बार रिवाइज करवा दूं? 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185 रैंक। दर्शन इस्पात लिमिटेड का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और समझो मैंने एज अ अकाउंट्स ऑफिसर अपॉइंट किया इसको, उसको गोली बात में मार, मेरे को नाम बता दे रहा, अभिषेक। सो मैंने अभया को अपॉइंट किया, मैंने अभया को बोला कि तू इसके बाद में कंपनी का सीए, अकाउंट्स फाइनेंस मैनेजर तू, इसके बाद में कंपनी का एचआर हेड भी तू, जितनी ग्रेट्युटी आप पे करनी है, तू बॉटल लेके घूम रहा है, मैं देखो अकाउंट्स मैनेजर बना रहा हूं क्या? ठीक है। सो मैं इसको अकाउंट्स मैनेजर एचआर डायरेक्टर बोला, और उसको बोला कि इसके बाद में ग्रेट्युटी फैट्युटी पेमेंट सब तेरे नाम पे, जितने भी एम्प्लॉइज है सबको ग्रेट्युटी तूने देना। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करके फ्री हो गया, मैं ट्रिप पे चला गया समझो, घूमने फिरने के लिए। जब मैं वापस आया मैंने देखा कि इसने तुमको ग्रेट्युटी दी नहीं, पूरी ग्रेट्युटी खुद ही लेके भाग गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में मुझे जेल होना चाहिए क्या? बोलो नहीं, नहीं बोलो, निकम्मो पटके दूंगा। हाँ बोले, देखो लीगली मेरे को जेल नहीं होने वाला, ठीक है। तो जेल किसको होगा? अभया को। फाइन किसको लगने वाला है? अभया को। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने तो डेलीगेट कर दिया था पावर, और जिसको डेलीगेट किया उसने कोई काम ही नहीं किया, मेरी कोई गलती है क्या? नहीं। तो देखो वही चीज यहां पे लिखी है, इफ द एम्प्लॉयर प्रूव्स दैट द पर्सन इज चार्ज विद सच ऑफेंस, किसी को मैंने चार्ज किया था तो साइड में लिखा, इफ द पावर टू पे द ग्रेट्युटी इज डेलीगेटेड, इफ पावर टू पे द ग्रेट्युटी इज डेलीगेटेड, if power to pay the gratuity is delegated, then employer is not liable, then employer is not liable, then employer is not liable। हो गया सबका? या फिर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि मेरे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, आई हैव यूज्ड एवरी ड्यू डिलिजेंस एंड ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट माय नॉलेज। मैंने तो पावर दे दिया था अभया को, अभया ग्रेट्युटी लेके भाग गया, और मैं अज्यूम कर रहा हूं पैसा तो कट गया अकाउंट से, तो शायद पैसा पे किया होगा। मैंने पूरा ड्यू डिलिजेंस यूज किया। ड्यू डिलिजेंस इसके पहले मैंने मीनिंग बताया था, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? केयर लेना। जोर से बोलो, क्या लेना? केयर लेना। तो मैंने पूरी केयर ली थी कि यार ग्रेट्युटी पे हुआ क्या, और मुझे दिखा कि बैंक स्टेटमेंट में से ग्रेट्युटी का अमाउंट कट चुका है, तो मैंने अज्यूम कर लिया। पर ऐसे केस में अगर ग्रेट्युटी बंदा खुद लेके गया होगा तो पेनल्टी किसको लगेगा? उसको। नीचे ये हुआ सेकंड। थर्ड वाला,
साइड में चाहिए तो इसके लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट के साइड में। इफ ही प्रूव्स ही हैड टुक द केयर, if employer proves he had took the care to pay the gratuity, he had took the care to pay the gratuity, he the hello हाँ, he had took the care to pay the gratuity, took the care to pay gratuity, लिख रहे हैं सबने। चलो अब ऐसे केसेस में लाइबिलिटी किसका रहेगा? जिस पर्सन को अपॉइंट किया। ये देख के मेरे दिमाग में एक चार्ट आता है, सुनना चाहोगे? बोलो हाँ है ना। देखना चाहोगे चार्ट? चार्ट बोला तो हेलो, चलो लेट्स गो। चार्ट बोला तो अच्छा वाला चार्ट, ठीक है, ध्यान देना। सो मैं बोल सकता हूं, पूरा कंसंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर, ध्यान देना अच्छे से। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, चार्ट का नाम है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। ठीक है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। अब डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी दो लोगों से हो सकता है। कितने लोगों से? दो। सबसे पहला है एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, और एम्प्लॉयर हैव डेलीगेटेड द पावर। एम्प्लॉयर हैव डेलीगेटेड द क्या लिख बाजू से? पावर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर हिमसेल्फ डिफॉल्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयर इज लायबल। एम्प्लॉयर लायबल, ठीक है। बट इफ एम्प्लॉयर हैज डेलीगेटेड द पावर, उसके अंदर आएंगे बेटा दो पार्ट। एम्प्लॉयर यूज्ड ड्यू डिलिजेंस, एम्प्लॉयर यूज ड्यू डिलिजेंस, एम्प्लॉयर ने ड्यू डिलिजेंस यूज किया था। एंड अनअवेयर अबाउट द ऑफेंस, या फिर दूसरे केस में एम्प्लॉयर नॉट यूज्ड ड्यू डिलिजेंस। अब जहां देखो एम्प्लॉयर ने ड्यू डिलिजेंस यूज किया था और वो अनअवेयर अबाउट द ऑफेंस था, तो लायबल एम्प्लॉयर रहेगा या ऑफिसर? बोलो, एम्प्लॉयर ने ड्यू डिलिजेंस यूज किया और वो अनअवेयर था, उसने पावर डेलीगेट कर दिया था और वो अनअवेयर था, तो ऑफिसर लायबल रहेगा या एम्प्लॉयर? सो लिखना ऑफिसर लायबल। लेकिन जहां पे एम्प्लॉयर ने ड्यू डिलिजेंस यूज नहीं किया, ऐसे केस में कौन लायबल रहेगा? एम्प्लॉयर। फुल स्टॉप। चलो हो गया सबका? हाँ है ना। Done everyone? Let's go next. चलो आगे बढ़े। हाँ है ना। Let's go next. आज तो मैं ग्रेट्युटीज एक्ट खत्म ही करूंगा। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अरे कॉग्निजेंस, कुछ याद आया कॉग्निजेंस पर से? हाँ, कॉग्निजेंस कौन ले सकता है आज माइक को? ओके, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना, दखल लेना।
या उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करना। लास्ट टाइम बोला था ना, प्रोसीडिंग करना। अब देखो, कोई भी सिविल कोर्ट ग्रेट्युटीज एक्ट का कॉग्निजेंस लेगा या लेबर कोर्ट ही ग्रेट्युटीज एक्ट का कॉग्निजेंस लेगा? सिर्फ लेबर कोर्ट। क्लियर है? सिविल कोर्ट ले सकता है क्या? नहीं, बिकॉज लिटिगेशन है लेबर कोर्ट वाला। तो साइड में लिख रहा, ओनली लेबर कोर्ट अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, only labor court appointed under this act only labor court appointed under this act will proceed against the offense, will proceed against the offense. If gratuity not recovered within 6 months, if gratuity not recovered within 6 months, then controlling authority shall file a case within 15 days. Within 15 days for recovery. फुल स्टॉप। मतलब यहां पे सिर्फ रिकवरी का केस 15 दिन के बाद करना, अगर 6 महीने में ग्रेट्युटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को नहीं मिला, फॉर रिकवरी विद इन 15 डेज। ठीक है, तो उसमें मैंने दोनों पॉइंट कवर कर लिए। अगर ग्रेट्युटी ऊपर के पॉइंट में 6 महीने में नहीं मिला तो नीचे के पॉइंट में 15 दिन में आप क्या कर सकते हो? वो एक बार से लिटिगेशन। नाउ लिटिगेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट जो जज होगा उसको, हाईएस्ट जज, जैसे पूना के कोर्ट का हाईएस्ट जज, उसके पास लिटिगेशन जाएगा लेबर कोर्ट का, और वो लिटिगेशन सॉल्व करेगा। अब ये जो चीजें दी है मैंने सेफ साइड आपके बुक में रखी है, लेकिन इसके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। सबसे आखिरी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जो भी बंदा गुड फेथ में काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है बोले बात, उसे गुड फेथ में, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से काम कर रहा, रूल के हिसाब से काम कर रहा, ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा, मुझे एक बात बताओ, क्या उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो? नहीं, बिकॉज वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज सेम मैंने आपको पूबा में भी बताई थी, पीएफ में भी बताई थी, कि गुड फेथ में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर काम करता है उसके खिलाफ लिटिगेशन नहीं हो सकता। देखो बहुत सारी चीजें इन तीनों एक्ट में कॉमन है बेटा, बहुत सारी चीजें। क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन वो हम बार बार रीड कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो साइड में लिखना, नो केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिसर, no case can be filed against government officer no case can be filed against government officer if he is working in good faith, if he is working in good faith, if he is working in क्या लोग बात उसे गुड फेथ, फुल स्टॉप। देख लिया सबने? सबसे आखिरी मुझे एक बात बताओ, पीएफ किसी भी लिटिगेशन के खिलाफ एज अ सिक्योरिटी करके आप मॉर्गेज कर सकते थे क्या? प्रोविडेंट फंड को मैं एज अ सिक्योरिटी करके रख सकता हूं क्या लोन के खिलाफ? नहीं। क्या मैं बोनस को एज अ सिक्योरिटी करके रख सकता हूं? नहीं। ना ही मैं ग्रेट्युटी को रख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से लोन लिया और मैं बोल रहा हूं कि मेरी ग्रेट्युटी को एज अ सिक्योरिटी रख दे, जब मिलेगी तब तूने लोन के खिलाफ एडजस्ट कर देना, तो ऐसा चल जाएगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना, इट कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड। देखो क्या लिखा है, इट कैनॉट बी अटैच इन एग्जीक्यूशन टू एनी डिक्री और द ऑर्डर और एनी रेवेन्यू, और क्या बोले बाद उसे क्रिमिनल कोड। बेसिकली आप किसी भी लिटिगेशन के खिलाफ या किसी भी लोन के खिलाफ इसको सिक्योरिटी नहीं रख सकते। तो लिखना, द ग्रेट्युटी पीएफ और बोनस, द ग्रेट्युटी पीएफ और बोनस कैनॉट बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी, कैनॉट बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी against loan or litigation, against loan or litigation, full stop। सो यहां पे बेसिक आपका ग्रेट्युटी का लास्ट प्रोविजन होता है, क्या एक बार उसे खत्म। बुक देना एक बार।
अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ग्रेट्युटीज एक्ट में से किसी को एग्जाम्शन देना चाहते हैं तो दे सकता है क्या? बोलो हाँ है ना? किसी भी प्लांटेशन पोर्ट वगैरह एक्टिविटी को। तो जरा एक बार आ जाना पेज नंबर 2.11 पे, वो इकलौता प्रोविजन है जो बाकी है। एक काम करो, स्टार्टिंग से ही आ जाओ, पेज नंबर 2.1 से आगे सब जन। चलो बोलो, हिस्ट्री हो गया। पहले तो व्हाट डू मीन बाय ग्रेट्युटी पता है सबको, वो बदनाम गुमनाम वाला एग्जाम्पल, ठीक है, टिक करो। दूसरा हिस्ट्री हो गया हमारा, एक्सटेंड हो गया हमारा। उसके बाद में मैंने ग्रेट्युटी एक्ट का एप्लीकेबिलिटी बोल दिया बेटा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन, एम्प्लॉयर का डेफिनेशन, एम्प्लॉय का डेफिनेशन, फैमिली हो गया। उसके बाद में सुपरएन्यूशन बताया था मैंने, रिटायरमेंट पता है, वेजेस बताया था, सैलरी वेजेस, कंटिन्यूअस सर्विस का मीनिंग देखा है, अरे बोलो हाँ है ना। उसके बाद में डीम कंटिन्यूअस सर्विस भी देखा है हमने। उसके बाद में ग्रेट्युटी कैलकुलेशन के फॉर्मूला देखे हैं। उसके बाद में ग्रेट्युटी कैलकुलेशन का टेबल वाला एग्जांपल देखा है, नीचे वाला, यस और नो? ओके। उसके बाद में देखो कैलकुलेशन का ये ऊपर का ब्लॉक आपका ब्लैंक ही रहेगा, बिकॉज मैंने आपको जो कैलकुलेशन दिए वो ब्लॉक में समा नहीं सकते। क्लियर है? हमने बड़े बड़े कैलकुलेशन के चार्ट निकाले, तो इतने से पेज के अंदर नहीं आएगा, इसलिए उसको ब्लैंक ही रहने दो। वहां पे तो लिख के रखो, रेफर रजिस्टर फॉर कैलकुलेशन। रेफर रजिस्टर फॉर कैलकुलेशन लिख लिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ग्रेट्युटी 5 साल बाद मिलेगी। क्या 5 साल से पहले भी ग्रेट्युटी मिल सकती है क्या बेटा? कब मिल सकती है? डेथ और डिसेबलमेंट। तो देखो उसके लिए मैंने नीचे डायग्राम दिया है ये, ठीक है, इसको देखना, दिखा? चलो उसके बाद में अदर देन एम्प्लॉय किस किस को ग्रेट्युटी मिल सकती है? नॉमिनी और लीगल हेयर बताया था मैंने, हाँ है ना। उसके बाद में डिसेबल्ड ग्रेट्युटी कैलकुलेट की थी क्या हमने? फॉरफीचर ऑफ ग्रेट्युटी हो चुका है हमारा, कंपल्सरी इंश्योरेंस के प्रोविजन हो चुके हैं, हाँ है ना। अब देखो पावर टू एग्जाम करके आपको दिखेगा नेक्स्ट पेज पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी एग्जाम्शन दे सकता है क्या? उसको एक बार सिर्फ रीड कर लो अभी के अभी। सीजी किसी को भी एग्जाम्शन दे सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसको चाहिए उसको। वो तो स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने वैसे, ठीक है। उसके नीचे नॉमिनेशन के फिर फॉर्म शुरू हो जाते हैं आपके, FGHIJKLM OPQR, और बचा हुआ तो आज ही पढ़ा है हमने ताजा ताजा, ठीक है। सो यहां पे आपका खत्म होता है ग्रेट्युटीज एक्ट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। चलो बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। तो क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, ठीक है। अपन आज के लिए आज का क्लास यहाँ पे काफी करते हैं। रिजॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलो स्टॉप कर।